बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रुकैया फ़ारूक हेयर फ्रॉम टीम मैथ स्पार्कल। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था दैट वाज ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। उसकी फ़र्स्ट 2 क्लासेस को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और आज हम इसकी लास्ट क्लास ऑफ ड्रग को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव। ये ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली कफ़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम कफ़ का इंट्रो देखेंगे, देन उसकी टाइप्स देखेंगे, उसका मैकेनिज़्म देखेंगे और फिर हम ड्रग्स की तरफ आएंगे। अब हम आते हैं कफ़ की डेफिनेशन पर। तो कफ़ इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट डिफेंसिव रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई पार्टिकल, कोई फूड पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल, स्मोक, फ्यूम्स, गैसेस, कुछ भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है थ्रू आवर विंड पाइप, तो यहाँ पर जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, यहाँ पर कुछ एयरवे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और हमारे ब्रेन को जो है वो मैसेज कन्वे करती हैं। ब्रेन जो है वो हमारे कफ़ सेंटर को एक्टिवेट करके कफ़ को इनिशिएट करवाता है। अब कफ़ कैसे होती है? कफ़ यहाँ पर जो म्यूकस और वाटरी सीक्रीशंस होती हैं, जब कफ़ इनिशिएट होती है तो ये सीक्रीशंस जो हैं वो हमारे माउथ के ज़रिए से एक्सपेल आउट हो जाती हैं और इसके साथ साथ जो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होता है वो भी इन वाटरी सीक्रीशंस के साथ जो है वो माउथ से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो एयरवे है हमारा और जो हमारे लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो वो सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। कफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफेंसिव रिफ्लेक्स दैट इन्हेंसेस द क्लियरेंस ऑफ सीक्रीशंस। यहाँ पर जो डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज़ किया है क्लियरेंस ऑफ सीक्रीशंस, ये हमने म्यूकस और वाटरी सीक्रीशंस के लिए किया है जो कफ में एक्सपेल आउट हो रही होती है हमारे माउथ से। एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द एयरवेज एंड प्रोटेक्ट द लोअर एयरवेज फ्रॉम द एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल एंटर हुआ है उसको लोअर एयरवेज तक जाने से पहले ही वो नर्व्स क्या करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कफ पर। तो these 3 types of cough are based on the duration: acute cough, subacute cough and chronic cough। ये 3 टाइप्स जो हैं कफ की, ये बेस्ड करती हैं ऑन देयर ड्यूरेशन, यानी कि आपको जो खांसी है वो कितने टाइम तक रहती है। अब सबसे पहली टाइप है एक्यूट कफ। एक्यूट कफ जो है वो मैक्सिमम 3 वीक्स तक रहती है और ये उन पेशेंट्स में देखी जाती है ज़्यादातर जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनको एक्यूट ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन और ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस यानी ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है। एक्यूट कफ जो है वो इन्फेक्शन लिमिटेड है, यानी कि जैसे ही इन्फेक्शन क्लियर होता है ये कफ जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज़ सब एक्यूट कफ। जो कफ 3 से 8 हफ्तों तक रहती है उसको हम सब एक्यूट कफ कहते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस की वजह से होती है जैसे कि नमूनिया, और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस परसिस्ट कर जाती है फॉर सम टाइम, तो उसकी वजह से कफ जो है वो थोड़े ज़्यादा अरसे तक रहती है। लेकिन ये भी इन्फेक्शन लिमिटेड है, जैसे ही कम्प्लीटली इन्फेक्शन जो है वो रिजॉल्व होता है तो ये कफ खुद ब खुद सही हो जाती है। अब आते हैं लास्ट टाइप की तरफ, दैट इज़ क्रॉनिक कफ। अगर हम यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये वो कफ है जो 8 हफ्तों से ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं उन टाइप्स ऑफ कफ की जो बेस्ड करती हैं ऑन द एक्सपेक्टोरेंट। देयर आर 2 टाइप्स, द फर्स्ट वन इज़ वेट कफ और प्रोडक्टिव कफ एंड द सेकेंड टाइप इज़ ड्राई कफ। वेट कफ में क्या होता है कि हमें कुछ सीक्रीशंस, म्यूकस, फ्लैगम, स्प्यूटम, ये चीज़ें एक्सपेल आउट होती हुई नज़र आती हैं। ये किस वजह से होती है? कॉमनली इसकी वजह कोल्ड और फ्लू है,
ठीक है। वेट कफ में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, थ्रोट, नोज़, एयरवेज, लंग्स, यहाँ पर जितना भी म्यूकस ब्लॉकेज होता है, वेट कफ जो है वो उस ब्लॉकेज को क्लियर करवाती है। यानी कि जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, ब्लॉकेज जो हुई होती है, उसको एक्सपेल आउट करवा देती है इन ऑर्डर टू क्लियर द थ्रोट या एयरवेज। ड्राई कफ के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई भी म्यूकस ब्लॉकेज नहीं होती और इस वजह से यहाँ पर कोई भी म्यूकस, फ्लैगम कुछ भी एक्सपेल आउट होता हुआ नज़र नहीं आता। ड्राई कफ जो है वो इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन की वजह से कॉज होती है, लेकिन कोई एक्सेस म्यूकस ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं होती। अब हम आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। तो ड्राई कफ जो है वो ज़्यादातर एस्थमा, कोल्ड, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, स्लीप एपनिया, वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन, एलर्जीज और कोविड, इन सारी कंडीशंस में जो है वो हमें ड्राई कफ देखने को मिलती है। वेट कफ के जो कॉजेज़ हैं उसमें आता है कोल्ड, फ्लू, लंग इन्फेक्शन, सिस्टिक फिब्रोसिस, सीओपीडी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कफ की तरफ। तो यहाँ पर ये जितने भी ट्रिगर्स हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर जब एंटर करता है हमारे विंड पाइप के अंदर, तो यहाँ पर एयरवे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं? TRPV1, TRPA1, RAR एंड SAR। दीज एयरवे नर्व्स कंटेन कफ रिसेप्टर्स। यहाँ पर जब भी कोई पार्टिकल आता है और ये नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट होकर क्या करती हैं, हमारे कॉर्टिकल सेंटर तक मैसेज कन्वे करती हैं थ्रू एफरेंट नर्व्स, और वो एफरेंट नर्व्स जो है वो वेगस के थ्रू ट्रैवल करती हैं। कॉर्टिकल सेंटर से जो मैसेज दोबारा आता है वो एफरेंट नर्व्स के थ्रू आता है और ये भी वेगस के थ्रू ट्रैवल करती हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो रेड से आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ म्यूकोसिलियरी सेल्स, एंड इसके ऊपर येलो की जो लेयर है ये म्यूकस है। नॉर्मली ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब कोई नॉर्मल कंडीशन के अंदर फिजियोलॉजिकल कफ में क्या होता है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल आया, कफ इनिशिएट हुई, ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यूकस है ये उस पार्टिकल के साथ एक्सपेल आउट होता है, या कोई वाटरी सीक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं वो एक्सपेल आउट हो जाती हैं। लेकिन इन्फेक्शन के केस में क्या होता है कि ये म्यूकस जो है यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक तरह से म्यूकस की ब्लॉकेज हो जाती है, तो वेट कफ के अंदर ये म्यूकस जो है वो एक्सपेल आउट हो रहा होता है। अब अगर इसको फ्लो चार्ट में देखें तो कफ रिफ्लेक्स जो है वो किसी भी केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलाई से इनिशिएट होता है। एफरेंट नर्व्स के थ्रू ये जो है हमारे कॉर्टिकल सेंटर तक पहुंचता है ये मैसेज, ठीक है। कौन सी नर्व्स होती हैं? टाइप सी एंड टाइप 1 फाइबर्स, और ये ट्रैवल करती हैं वाया वेगस एंड सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। कफ सेंटर पर पहुंचने पर क्या होता है कि ये दोबारा से हमारे एयरवे नर्व्स पर मैसेज कन्वे करती हैं एफरेंट नर्व्स के थ्रू, और ये भी वेगस के थ्रू ट्रैवल करती हैं। अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। तो फर्स्ट क्लास है एंटीटसिव, जो कफ सेंटर सप्रेसेंट है। यहाँ पर एंटीटसिव जो है वो इस एक्शन को सप्रेस कर देंगी बेसिकली, तो यहाँ पर जो मैसेज कन्वे हो रहा था कॉर्टिकल सेंटर तक वो कन्वे नहीं होगा, ठीक है। वेगस के थ्रू जो मैसेज कन्वे हो रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से कफ इनिशिएट नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं कोडीन, फोलकोडीन, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, एंटीहिस्टामिन एंड बेंजोएट। फेरेंजियल डिमल्सन जो है वो एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं थ्रोट को। इसकी एग्जांपल्स है लोजेंजिस, लिंक्टस, लिकोराइस। एक्सपेक्टोरेंट्स की बात करें तो ये म्यूकस ब्लॉकेज को क्लियर करवाती हैं, इसको हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं, और इसी की एक टाइप है म्यूकोलाइटिक्स। इसकी एग्जांपल हैं सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गोएफेनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स हैं ब्रोमहेक्जीन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन एंड एम्ब्रोक्सोल। एंटीटसिव एजेंट का मैकेनिज्म की तो हमने बात कर ली कि ये कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट करता है बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन मेड्यूला। जो मैसेज कन्वे हो रहा था वेगस के थ्रू, एफरेंट नर्व्स के थ्रू, उसको ये सप्रेस कर देगा, और ये ड्राई कफ की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में काम आता है। ड्राई कफ का जो कॉज है उसको तो हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी वजह से सिम्टम आ रहा है ड्राई कफ का, उसको हम ट्रीट करने के लिए एंटीटसिव एजेंट्स का यूज़ करेंगे। एंटीटसिव एजेंट्स जो है वो हम ड्राई कफ के अंदर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई म्यूकस ब्लॉकेज नहीं है जिसकी वजह से कफ हो रही है। यहाँ पर कफ का जो रीज़न है वो कुछ और है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें म्यूकस की ब्लॉकेज नहीं है।
तो म्यूकस को हमें क्लियर नहीं करवाना, हमने क्या करना है कि सिर्फ कफ को सप्रेस करना है। तो यहाँ पर एंटीटसिव एजेंट्स हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ हम एक्सपेक्टोरेंट्स देंगे जो म्यूकस को क्लियर करवाते हैं, तो यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर वो यूज़लेस साबित होंगे। अब सबसे पहली एग्जांपल है इसकी कोडीन। कोडीन जो है वो एक माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, कफ सेंटर सप्रेसेंट इफेक्ट रखती है। एस्थमा पेशेंट्स और चिल्ड्रन में इसको अवॉइड करते हैं। ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, माइल्ड एनर्जेटिक इफेक्ट है और लेस एडिक्शन कॉज करती है। फोल कोडीन की बात करें तो ये भी कोडीन से सिमिलर एक्शन रखती है, कोई एनर्जेटिक कोई एडिक्शन इफेक्ट नहीं है, ओरली एडमिनिस्टर की जाती है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है। नॉस्केपिन की बात करें तो ओपियम अल्कोलॉइड है, इसका पोटेंट एंटीटसिव इफेक्ट होता है, स्पैज्मोडिक कफ में यूज़ करते हैं, कोई एनर्जेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई एडिक्शन कॉज नहीं करेगी, सीएनएस डिप्रेशन कॉज नहीं करती और कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करती। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है नोजिया एंड हेडेक। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान की बात करें तो ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट है और इसकी भी कोई एनर्जेटिक प्रॉपर्टी नहीं है और ये कॉन्स्टिपेशन और एडिक्शन कॉज नहीं करती। फेरेंजियल डिमल्सेंट की बात करें तो ये वो ड्रग्स हैं जो थ्रॉट में हमारा जो इरिटेंट है, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज हुई है, उसको ये क्या करते हैं, टेम्पररी तौर पर मास्क कर लेते हैं या कवर कर लेते हैं ताकि इरिटेशन जो है वो कॉज ना हो। और इसके अलावा जो थ्रॉट है वहाँ पर सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं, एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो इरिटेशन है वहाँ पर जो एक टिकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हुई है कफ की वजह से वो ट्रीट हो सके, और सिलाइवेशन भी जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल्स में आती हैं इसकी सिरप्स, लोजेंजेस वगैरह, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की तरफ। एक्सपेक्टोरेंट्स जो है वो वेट कफ के अंदर यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स को हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। म्यूको मीन्स म्यूकस एंड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, यानी ये ड्रग्स क्या करेंगी, म्यूकस को एक्सपेल आउट करवा देंगी हमारी बॉडी से, इसको मूव करके एक्सपेल आउट करवा देंगी, ठीक है। ये किस तरह से करवाएंगी, इसकी सीक्रीशंस जो हैं, ब्रोंकियल सीक्रीशंस जो हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगी और उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देंगी ताकि वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए हमारे वेंट पाइप से या हमारे जो है लंग से, और कफ जो है वो लेस टायरिंग हो और प्रोडक्टिव हो। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं आयोडाइड, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, एसिटेट्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो हम स्टीम के केस में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि विक्स वगैरह है। ये वेपराइज होकर हमारे अंदर जो है थ्रॉट तक जाती हैं और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब इसकी टाइप्स जो हैं, दो टाइप्स हैं, एक इसमें आती हैं सिक्रीशन इन्हेंसर्स और दूसरे आते हैं म्यूकोलाइटिक्स। सिक्रीशन इन्हेंसर्स क्या करती हैं, ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं उनको इंक्रीज़ कर देती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम, ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और उसकी जो विस्कोसिटी है म्यूकस की वो डिक्रीज़ हो जाए, ताकि वो इजीली जो है वो मूवेबल हो, वो एक्सपेल आउट हो जाए। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट और डायरेक्ट स्टिमुलेंट। रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट किस तरह से जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस को थिन करेंगी, ये जीआई ट्रैक्ट की इरिटेशन कॉज करती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सिक्रीशंस हैं वो लूज़ हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं इस इरिटेशन की वजह से, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है गॉर्फेनासिन, जो मोस्टली यूज़ की जाती है। डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स में आता है वो ड्रग्स आती हैं जो डायरेक्टली जाके सिक्रीटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड्स को इंक्रीज़ किया जाए, और इसकी एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट। म्यूकोलाइटिक्स क्या करती हैं, म्यूकोलाइटिक्स मीन्स वो ड्रग्स जो म्यूकस की ब्रेक डाउन करवाएं। लाइटिक्स मीन्स ब्रेक डाउन। म्यूकस जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है जिसकी हमने डीपोलराइजेशन करवानी होती है, तो ये ड्रग्स उसकी डीपोलराइजेशन करवाएंगी और उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देंगी। मोस्टली ये सीओपीडी और वेट कफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई म्यूकस ब्लॉकेज है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट का जो काम है वो म्यूकस को एक्सपेल आउट करवाना है। तो अगर हम इसको ड्राई कफ में देंगे तो वहाँ पर इसका कोई काम नहीं होगा, ये यूज़लेस हो जाएगी। इसलिए हम इसको तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास वेट कफ है।
इसकी ड्रग्स में आती हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। म्यूकोलाइटिक्स डीपोलिमराइजेस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स डायरेक्टली, यानी म्यूकस जो बने होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स से उसको डीपोलराइज कर देगी और इसके साथ साथ लाइसोसोमल एंजाइम्स को भी लिबरेट करवाती है ताकि डीपोलराइजेशन में हेल्प हो। और ये तब हम यूज़ करते हैं जब म्यूकस प्लग या म्यूकस ब्लॉकेज प्रेजेंट हो। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एंटीटसिव जो हैं वो डिजीनेस, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं वो हमारे पास कॉज करते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं एस्थमा और COPD में, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।